हेलो केमिस्ट्री लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास नंबर 2 करते हैं, चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम क्लास 11th पढ़ रहे हैं और उसमें क्लास 2 में हम लोग क्या करेंगे, वेरी ब्रीफ में। जैसे हम क्लास 11th बहुत ही ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, तो पहली क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग अभी बहुत ही ब्रीफ में चलेंगे, वेरी ब्रीफ, और एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक रहेगी। इसमें से क्या करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब इसमें से कुछ टॉपिक्स तो मैं सिर्फ आपको बता दूंगा क्या टॉपिक्स है, आप वो खुद से पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स को हम लोग बहुत ही ब्रीफ में एक बार देख के आगे बढ़ जाएंगे, और कुछ टॉपिक्स को हम लोग थोड़ा लेंथ में स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा एम बहुत ही ब्रीफ और एक अंडरस्टैंडिंग लेने का होगा कि आखिर क्लास 11th में हमें क्या क्या पढ़ना है, और एनसीईआरटी को कोर्स बुक हम फॉलो कर लेंगे। आप अलग अलग जगह से रिसोर्सेज से वीडियोस देख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने क्लास 1 में कहा था कि आपको बहुत ही एक लिमिट के साथ चलना है, क्योंकि ये सब डेप्थ के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ेंगे 12th में ये बिल्कुल काम आएंगे। फिर आप और आगे अगर साइंस को कंटिन्यू करेंगे, आप कोई भी स्ट्रीम लीजिएगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको फिर भी पढ़ने होंगे थोड़े डेप्थ में। और अगर आप केमिस्ट्री में ही अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, तो उसमें तो आपको बहुत ही डेप्थ में ये सब और ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो जब आप अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़िएगा, तो हो सकता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में बातें हो, ठीक है, वो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, ऐसा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास एक टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, और फिर हमारा एक डेली रूटीन भी है, तो हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में इतना डेप्थ में टाइम देना सही नहीं है। ठीक है, तो एक आप लिमिट रखिएगा आपको कितना पढ़ना है, पर फिर भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिएगा, अपने नोट्स को मॉडिफाई करिएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है सबसे पहले अपने नोट्स का रिविजन करिएगा। जैसे क्लास 1 में हमने जो किया, आपने जो नोट्स बनाएंगे उनका आप रिविजन करिएगा, उसके बाद रीडिंग करिएगा। यहाँ मैंने एनसीईआरटी के बाद डॉट 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 लगाया। आप अलग अलग जगह से भी रीडिंग करते हैं, पर कम से कम आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िएगा। हमने देखा तो हो सकता है आपको सब समझ में ना आए, क्योंकि फिर से ये थोड़ा डेप्थ का टॉपिक है, तो हम लोग बीच में रुकेंगे नहीं, हम लोग अभी ऐसे रुकेंगे नहीं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, बीच में हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ समझ में नहीं आता है तो हम क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, पर हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है। समय के संग हम ध्यान रखेंगे क्या चीज़ नहीं समझ में आए, धीरे धीरे समय के संग बिल्कुल पढ़ाई समझ में आती है, कोई भी पढ़ाई हो। फिर हम लोग अपना सेल्फ नोट्स बनाएंगे। उसके बाद मैंने कनेक्शन लिखा है। अगर आप कनेक्शन करिएगा, अच्छा ये मैंने इस क्लास में पढ़ा था, अच्छा ये पहले पढ़ा था, अब मुझे समझ में आया, ऐसा कई बार हमारा एक्सपीरियंस होता है, उससे क्या मोटिवेशन होता है। अगर हम बीच में रुक जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है ना। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। तो फिर से जैसे मैंने कहा कि हमारी कोर्स बुक एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से तो हम लोग बिल्कुल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ही, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक चैनल आपको प्लेलिस्ट में फिर से क्लास 11 चैप्टर 1 से मैं क्वेश्चन सिर्फ बनाऊंगा। तो क्वेश्चंस जो सिर्फ मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ टॉपिक्स भी लिखे, लेकिन उस प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे अलग अलग जगह से। तो आप वो भी देखिएगा, मैं जब बनाऊंगा तो मैं वहाँ पर अलग प्लेलिस्ट से अपलोड कर दूंगा, वहाँ क्वेश्चंस लिखा रहेगा, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे करके, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट ब्रीफ में और क्वेश्चंस दोनों साथ साथ करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी के होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हो सकते हैं, और अलग अलग रिसोर्सेज के हो सकते हैं, जेईई मेंस के हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कंपटीशन और बोर्ड दोनों के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद एक बात और थी कि हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज बोर्ड या जो आप लिखते हैं 11th में एग्जाम्स के अनुसार नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो आप लैंग्वेज को खुद लिख सकते हैं, कैसे आपको लिखना है, गिवन लेट करके जो आपको लिखना है आप वो लिख सकते हैं। तो ठीक है, और भी जो बातें होंगी वो मैं धीरे धीरे आपसे शेयर करता रहूँगा। तो हम लोग अपनी क्लास नंबर 2 शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा था कि सबसे पहले आप क्लास 1 भी स्टडी कर लीजिएगा। तो आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और क्लास 1 में जो नोट्स है उसको बस एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार क्लास 1 में भी यहाँ पर जो हमने नोट्स देखे थे उसको मैं एक बार देख लेता हूँ, आपके सामने डिस्कस करते हैं। पहले डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, तो जैसे जो रैशनलाइज कंटेंट है केमिस्ट्री का, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा बातें हैं, तो आप बिल्कुल उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है कोई दिक्कत नहीं है, आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपके पास रैशनलाइज एनसीईआरटी है तो फिर आप वहाँ से रीडिंग कर सकते हैं। वैसे मैं जो भी नोट्स बनाया हूँ वो रैशनलाइज एनसीईआरटी से है, उसमें कुछ कुछ नोट्स कुछ पैराग्राफ्स एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं एटम मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री क्या होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना, उनका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करना। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा हुआ था बुक में, आप वो पढ़ सकते हैं। मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैसेज, वॉल्यूम, इन सब के बारे में बेसिक जो हमें पता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने देखा था,
मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, उनका डेफिनेशन, फिर प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सब टर्म क्या होते हैं अचानक आ जाते हैं तो थोड़ा डीमोटिवेशन होता है, पर ये बहुत ही बेसिक है, बस आप इनका क्या कर सकते, डेफिनेशन ध्यान में रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था प्योर सब्सटेंस के बारे में कि प्योर सब्सटेंस को हम लोग फिजिकल, सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड जो है वो हमें चैप्टर 8 जब हम लोग पढ़ेंगे, 8 या 9, एक बार देख लेता हूँ, हाँ चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, उसमें हम लोग देख सकते हैं। फिर एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स में क्या होता है, एलिमेंट्स फिक्स, एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आप उसको एक बार देख सकते हैं, हम लोग ब्रीफ में यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कंपोजिशन, उसकी कंबस्टिबिलिटी, रिएक्शन विद एसिड्स, बेसेस, ऑक्सीजन के संग रिएक्शंस जितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटीज़, क्वांटिटीज़, तो उसमें हम लोग ने 7 बेस यूनिट देखी थी। उसके बाद प्रीफिक्स देखे थे जैसे नैनो, माइक्रो, मिली, और भी कुछ, योक्टो, जेप्टो, जेटा, योटा, ऐसे करके आप एक बार स्टडी कर सकते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर मास और वेट क्या होता है, एनालिटिकल बैलेंस क्या होता है, एनालिटिकल बैलेंस जिससे लेबोरेटरी में हम लोग मास डिटरमाइन करते हैं। फिर वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस, कुछ प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, तो उसको भी आप ध्यान रखते रहिएगा। डेंसिटी, अभी हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, जैसे हमने देखा था एक थ्योरेटिकल साइंस होती है, एक प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल फिजिक्स, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल बायोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक थ्योरी होती है, तो हम लोग अभी ज़्यादा फोकस करते हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, पर जो हमारा मेन होता है वो हमारा थ्योरी होता है, ठीक है। जैसे अगर आगे बढ़िएगा, आगे आप अगर परस्यू करिएगा तो आपको सब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो हम लोग आसपास की चीज़ें देखते हैं वो सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के, तो उसमें आपको बहुत ध्यान देना है। पर अभी हम लोग थोड़ा थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हमने देखा था, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखा था, साइंटिफिक नोटेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे कर सकते हैं, रूल्स वगैरह हमने बहुत ही ब्रीफ में देखा था। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। फिर उसके बाद प्रिसीशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, ये कुछ टर्म्स है। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, अब फिजिक्स का डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही डेप्थ में हमें पढ़ना है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, ठीक है, MLT करके, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने बस एक देखा था कैसे हम लोग यूनिट चेंज कर सकते हैं एक बार में, है ना, तो वो यूज़ भी किया गया एनसीईआरटी में। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट के अगर आप न्यूमेरिकल देखिएगा सॉल्व एग्जाम्पल, तो उसमें डायरेक्ट यूज़ किया गया है, ठीक है, 50 kg या जो kg अमोनिया उसको डायरेक्ट कन्वर्ट किया गया है, तो वो डायमेंशनल एनालिसिस से किया था, उसको हमने ब्रीफ में देखा था एक बार। तो ठीक है, अब हम लोग क्लास 2 शुरू करते हैं। क्लास 2 हमारा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो बेसिकली हमारे पास 5 लॉज हैं, उस लॉज को बहुत ही ब्रीफ में हमें पढ़ना है। अगर हम लोग उसके डिटेल में जाएंगे हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो, बिल्कुल आप उनको देखिएगा, आप कैसे समझ सकते हैं, पर फिर भी अगर आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आप बीच में रुकिएगा नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़िएगा। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री कंटिन्यू करिएगा वैसे आपको कुछ कुछ समझ में आता रहेगा। आप जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो क्वेश्चन से आप समझिएगा यहाँ पर डेफिनेट प्रपोर्शन लग रहा है, मल्टीपल प्रपोर्शन है, ठीक है। पर अभी हम लोग बेसिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत ही बेसिक लॉ है। इसमें क्या होता है कि इसमें कहा गया है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हमारे पास रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये बेसिक बात है, ठीक है, इसका यूज भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शंस। इसमें क्या है, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ठीक है। एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल दिया है, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे H2O। H2O आप कोई भी रिसोर्स, जैसे आप लेबोरेटरी में बनाए H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से, या आप कोई नेचुरल रिसोर्स से H2O ले, उसमें जो H की मात्रा होगी, O की मात्रा होगी, वो फिक्स है, ठीक है। सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, वेट या उसका मास। मास और वेट को बहुत ज़्यादा हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, मास या वेट। फिजिक्स में अलग डेफिनेशन होती है और वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर केमिस्ट्री हम लोग बेसिकली मास वेट को इंटरचेंजेबली कर सकते हैं अगर कोई ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना दी हो, ठीक है। तो जो हमारा मास होता है H का, H2O में, और O का होता है, वो चाहे आप लेबोरेटरी में बनाए या आर्टिफिशियल सोर्स से या फिर नेचुरल सोर्स से आप उसको ले, तो फिर क्या होता है, उसका रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो यही होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इट ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, आप नेचुरल सोर्स लीजिए या फिर आप लेबोरेटरी में उसको प्रिपेयर करिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स
some elements combined together in the same proportion by mass। एक आप एग्जांपल देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी कहते हैं। अगला है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में भी ये उदाहरण दिया हुआ है। जैसे हमारे पास क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ओके, तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हम लोग बेसिकली इसको H2 लेते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है कि एलिमेंटल का मास लिया गया है या मॉलिक्यूलर का मास लिया गया, क्योंकि ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ठीक है। ये एलिमेंट हाइड्रोजन भी सिर्फ H होता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अभी मैंने यहाँ पर H2 लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं क्या लिया गया। तो जब H2O बनता है, तो H2O में जो हाइड्रोजन का मास होता है वो कितना होता है, 2 ग्राम, ठीक है। 2H है तो 2 ग्राम। लेकिन O2 में अगर सिर्फ O2 का मास ले तो ये 32 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट का मास होता है 16 ग्राम, O2 का 32। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक ही O है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 16 ग्राम। तो ऐसा नहीं मैं O2 का लिख रहा हूँ, मैं इसके कंटेक्स्ट में लिख रहा हूँ O के लिए, ठीक है। अभी बैलेंस नहीं किया, डायरेक्ट हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है, ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, वाटर हमारे पास 18 ग्राम आ जाता है। बेसिक, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है तो डिमोटिवेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं, मोटिवेटेड रहना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, हमें बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। एक बार और क्या होता है कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टार्टिंग है तो आप चार्ट बना सकते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिकल कंपाउंड्स के नाम, उसके फार्मूलाज लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 ग्राम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ O2 है, यहाँ भी O2 है, तो अब मैं यहाँ लिखा 32 ग्राम, तो ये हमारा हो गया 34 ग्राम। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो एलिमेंट साथ मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो अब एक बार फिर से हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। यहाँ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। एलिमेंट्स ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक बार दोनों एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं वाटर फॉर्मेशन में, और एक बार दोनों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। तो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। तो एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन का मास फिक्स है, तो वो अदर एलिमेंट को हम हाइड्रोजन मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर से पढ़ते हैं, द मास ऑफ वन एलिमेंट, तो वन एलिमेंट, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया। द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो ये अदर एलिमेंट है 2 ग्राम, 2 ग्राम यहाँ पर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सीजन, ठीक है, कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो दोनों में ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर क्या लॉ है, तो यहाँ पर लॉ है कि द मास ऑफ वन एलिमेंट that combines with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, उसके मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर 0 1 2 3 4। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट जो हमारा ऑक्सीजन है वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के संग कंबाइन कर रहा है, तो उसका खुद का जो मास होगा दोनों कंपाउंड में, या फिर 3 होता तो तीनों कंपाउंड में, वो क्या होगा, फिक्स्ड होल नंबर या स्मॉल फिक्स्ड होल नंबर। एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो देखते हैं 16 ग्राम इज टू 32 ग्राम, ठीक है, ग्राम ग्राम हट गया, 16 1s आर 16, 16 2s आर 32, तो 1:2 सिंपल होल नंबर, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ओके, तो ये हमारा बेसिक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप और भी कंपाउंड्स ले सकते हैं, जैसे CO2 और CO, ठीक है। वैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे लैंग्वेज मैंने लिखा है एनसीईआरटी के नोट से, तो आप एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं। अगला है हमारा गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। अब ये क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये लॉ दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर गे-लुसाक, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम गे-लुसाक था, और इन्होंने ये लॉ दिया, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स।
व्हेन गैसेस कंबाइंड और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखिएगा 11th और 12th में, आगे तो आप बिल्कुल देखिएगा, जिसमें बहुत सारी गैसेस कंबाइन करती हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही ले लीजिए, या वो क्या होती है, रिलीज होती है एट कैथोड एट एनोड, ये सब भी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें आगे पढ़नी है। पर गैसेस कंबाइन भी करती है तो रिएक्टेंट हो गई, अगर वो निकलेंगी या एमिट होंगी, या हम लोग यहाँ बोल सकते हैं प्रोड्यूस होंगी, तो वो प्रोडक्ट होंगी, ठीक है। तो व्हेन गैसेस कंबाइन मतलब रिएक्टेंट और आर प्रोड्यूस्ड या प्रोडक्ट के रूप में इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मान लेते हैं, केल्विन में है, ये एटीएम में और कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप आगे प्रैक्टिकल करिएगा इन सब का, तो टेम्परेचर कैसे सेट करना है, कितना होना चाहिए, प्रेशर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, एसटीपी एनटीपी, ये जनरली 2 टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड जो हम लोग लेते हैं, और भी होते हैं। तो अगर गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, मतलब वो रिएक्शन के लिए एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है, तो व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जब गैसेस कंबाइन करेंगी या प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो उनका जो वॉल्यूम होगा, उनका रेशियो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा 1:2, 1:3, 2:2, 2:2 तो 1:1 हो गया, 2:3, 1:2 ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो हाइड्रोजन का 100 ml, ऑक्सीजन का 50 ml, और यहाँ पर वाटर आपका बना 150 ml नहीं, सिर्फ 100 ml। आप यहाँ देख सकते हैं 100 ml प्लस 50 ml, तो वाटर 150 बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 100 ml ही वाटर, ठीक है, वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू गैस, ठीक है। एक बात और, यहाँ पर ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम हम लोग लगा देंगे, 100 ml प्लस 50 ml 150 ml, ऐसा नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ठीक है। तो 100 प्लस 50 100 ml। इस क्वेश्चन के बारे में आप और सोच सकते हैं कि यहाँ पर 100 ml हाइड्रोजन, 50 ml ऑक्सीजन, 150 ml वाटर नहीं, 100 ml वाटर बनेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर मानिए तो 100 ml हाइड्रोजन और 50 ml हमारे पास ऑक्सीजन, तो 2:1 में ये दोनों गैसेस कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन की। इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ जो डेफिनेट प्रपोर्शन था, लॉ 2 हमारा, वो हमारा क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, इसको हम लोग वॉल्यूम भी चाहे तो कह सकते हैं, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। अगला है हमारा एवोगैड्रोज लॉ। तो एवोगैड्रो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर एवोगैड्रोज लॉ हम लोग देखते हैं। एवोगैड्रो भी साइंटिस्ट का नाम था। तो उन्होंने क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, क्योंकि क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ये एक्सपेरिमेंटल साइंस होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो जो भी साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, तो प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, वहाँ पर प्रेशर क्या है, तो इनका वो बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, वेरिएशन कर, हल्का सा वेरिएशन होगा तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन होने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से आप देख सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ लॉ में ही लिखा है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट गैसेस अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर में, और अगर उनका सेम वॉल्यूम है, तो उनके अंदर उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में अलग अलग जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 लॉज थे। तो बहुत ही ब्रीफ में बस मैंने एक बार रीड कर दिया क्या लॉज थे। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ये भी साइंटिस्ट का नाम है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें से क्या है, इसमें से पहले कुछ पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट मतलब उन्होंने क्या कहा, इसमें क्या क्या लॉ में, या ये थ्योरी है तो इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, कंक्लूजन बोल सकते हैं, इस थ्योरी में क्या क्या बोला गया वो हम लोग देख सकते हैं। तो कुछ 3 to 4 बातें बोली गई हैं, तो हम लोग देखते हैं। पहला, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, ओके। सेकेंड, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे एलिमेंट के पास क्या होता है, डिफरेंट एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स के पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, मान लेते हैं सोडियम, तो सोडियम के पास जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे उनके पास आइडेंटिकल मास होगा, ठीक है।
और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। तो अगर एक हम लोग सोडियम का एटम ले लें, एक मैग्नीशियम का एटम ले लें, तो उन दोनों का मास तो अलग होगा, लेकिन सोडियम के अंदर जितने एटम्स होंगे उनका मास सेम होगा, 23 यूनिट होता है हमारा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ कुछ आपको मास भी ध्यान रखने हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला तो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, और दूसरा ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मासेस। मतलब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज तो होते ही हैं, साथ में उनके आइडेंटिकल मास भी होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मास होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका मास अलग अलग होता है, ठीक है। पर एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ मतलब फिजिकल और केमिकल जो हमने देखी थी बेसिक प्रॉपर्टीज़, वो सेम होती है और साथ में उनका मास भी सेम होता है। अगला देखते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन अभी देखा कि एक कंपाउंड जब बनता है H2O, तो उसमें जो कंबाइन होते हैं मास के रिस्पेक्ट में, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब H2O में जो हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन मास, उसका रेशियो डेफिनेट होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो ये सब लॉज जो थे, जैसे कंजर्वेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके बाद डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो इन लॉज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही थी। मतलब जैसे जो स्टार्टिंग के कुछ लॉज थे, जैसे डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन, इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही थी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये सब कुछ बातें जो आप पढ़ सकते हैं कि साइंस क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे जो बातें पहले होती है, साइंटिस्ट पहले जो साइंटिस्ट है उनकी बातें पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उनको मॉडिफाई करते हैं, या फिर अगर वो बिल्कुल करेक्ट है तो उनका यूज़ करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके साइंस भी क्या होती है, कनेक्टेड चलती आ रही है, ठीक है। तो जैसे एनसीईआरटी में दिया भी हुआ कि जो 5 लॉज थे, ठीक है, उनमें से जो पहले के 3 लॉज थे, उसके बाद हमारी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई, और बाकी के 2 लॉज का भी मुझे ध्यान नहीं, आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे कनेक्ट करके अच्छा लगता है साइंस को पढ़ना, बिल्कुल वैसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। चौथा, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो फॉर्म नहीं होते हैं, वो फिक्स रहते हैं, बस क्या होते हैं, वो रीऑर्गेनाइज होते रहते हैं, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन उनका होता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, एटम्स रीऑर्गेनाइज होते हैं। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका बहुत यूज होता है ये सब का, ठीक है, कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो बॉन्ड चेंज करते हैं, ठीक है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा फील्ड है, ठीक है, जिसे हमें बेसिकली 12th के सेकेंड पार्ट में पढ़ना है, और जो 11th है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल प्रिंसिपल, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग GOC भी उसको कहते हैं, या एनसीईआरटी में लिखा है ऑर्गेनिक के प्रिंसिपल्स, सम बेसिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स, तो वो GOC ही है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली केमिस्ट्री 3 फील्ड में, बेसिकली 3 फील्ड में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ये सब जो पार्ट होता है स्टोइशियोमेट्री का, गैसियस स्टेट्स का, ठीक है, तो ये सब पार्ट हमारा आता है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री कनेक्टेड है, तो सबका यूज़ होता है एक दूसरे के साथ, है ना। फिर इसके बाद लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो जो 4th लॉ था, गे-लुजियक्स लॉ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था डाल्टन्स थ्योरी। और रीज़न फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स, आखिर एटम्स एक दूसरे से कंबाइन क्यों होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसे हम लोग चैप्टर 4 में देखेंगे, जो हम लोग ऐसे ब्रीफ स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, फिर चौथा चैप्टर जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, ठीक है। पर अभी हम लोग बेसिक में कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ भी बेसिक्स में देखेंगे कि आखिर एटम्स एक दूसरे से कंबाइन क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर अगला है हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो इसके बाद एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम लोग AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 23 AMU हमारा सोडियम का हो गया, वैसे ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब AMU को U से सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, तो 23 AMU की जगह हम लोग सिर्फ 23 U लिख सकते हैं, उसको यूनिट पढ़ सकते हैं, या फिर उसका होता है यूनिफाइड मास, उसका नाम होता है U से, ठीक है। फिर ये कार्बन 12 एटम का जो मास था उससे लिया गया। ये कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है, कैसे लिया गया, कैसे किसको रेफरेंस माना गया, ठीक है। पहले जैसे बुक में लिखा हाइड्रोजन को माना जाता था, फिर AMU C12 आइसोटोप को माना गया। आइसोटोप क्या होते हैं, तो आइसोटोप क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट, जैसे एलिमेंट्स, ठीक है,
आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमने 9 में पढ़ा था, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो 9-10 में ये सब कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है। वो सब बातें यहाँ अप्लाई होंगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब क्या होता है, मोस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप। एक जो एलिमेंट होता है उसका एक से ज़्यादा आइसोटोप हो सकता है। तो जब उसका मास हम लोग लिखते हैं, व्हेन वी यूज एटॉमिक मास ऑफ सच एलिमेंट्स इन कैलकुलेशंस, वी एक्चुअली यूज द एवरेज एटॉमिक मास। तो हम लोग सारे आइसोटोप जितने भी उनका एवरेज लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। और पीरियोडिक टेबल में जो मास लिखा रहता है वो एक्चुअली उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास होता है क्या, एटॉमिक नंबर इनटू कितना परसेंट है, ठीक है। जैसे 3 आइसोटोप है, एक है 80%, एक है 15%, ठीक है, एक है 5%, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना है, उसका रिलेटिव एबंडेंस मतलब परसेंटेज कितना है, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। रिलेटिव एबंडेंस को परसेंट अकरेंस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद फार्मूला मास। तो फार्मूला मास भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास जैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके डेफिनेशन में थोड़ा अंतर है, आप उसको बस एक बार रीड कर लीजिएगा, वरना बात वही, हम लोग फार्मूला से उसको निकाल सकते हैं। NaCl Na का मास प्लस Cl का मास, ठीक है। तो हम बहुत ही बेसिक में आगे बढ़ रहे हैं, बेसिक्स में। फिर हमारा अगला आता है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ मोलर मास देखना है। और मोलर मास के बाद जब स्टोइचियोमेट्री हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल क्या होता है कि जो मोल ऑफ अ सब्सटेंस होता है, इट ऑलवेज कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे एक मोल कितना होता है, हमने 7 बेसिक यूनिट्स में भी देखा था। जो 7 बेसिक यूनिट्स हमने ब्रीफ में देखी थी, उसमें एक मोल आया था। तो एक मोल में कितना क्या रहता है, पहले उसमें एटम्स रह सकता है, हमने देखा था। एलिमेंट के पास एटम होता है, कंपाउंड के बाद मॉलिक्यूल्स हो सकता है, तो एटम्स रह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं, आयन होते हैं, ठीक है, चार्ज स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या कोई और एलिमेंट्स, कोई और पार्टिकल हो सकते हैं उसमें, ठीक है। एलिमेंट मतलब एटम हो गया। तो मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस इज। जैसे एक मोल सोडियम एटम, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर होता है, जो हमने एवोगाड्रो लॉ देखा था। तो उन्हीं के नाम पे ये एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम हो जाएगा 6.023, या 22 लिया गया तो 6.022, 22 अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 22 आएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। अगर हम लोग लेंगे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल है तो वही होगा 6.022 इंटू 10⁻23, पर यहाँ हम लोग वाटर ले रहे हैं, वो क्या है, मॉलिक्यूल है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसे करके रीडिंग आप करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कॉन्सेप्ट आपको जानना, ठीक है। उसके बाद मोलर मास क्या होता है, तो एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास, एक एटम का मास एटॉमिक मास, तो एक मोल का मास मोलर मास। एक बात आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो मोलर मास होता है, देखा हमने देखा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है ना। तो क्या होता है, अगर हम लोग मान लेते हैं एटॉमिक मास लेते हैं, तो एटॉमिक मास सोडियम का लेते हैं तो यूँ हो जाएगा यूनिफाइड मास या यूनिट बोल सकते हैं, और 23 नंबर। तो जो हमारा मोलर मास होता है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो सेम होती है, मतलब 23 होगी 1 मोल। पर क्योंकि इसमें एक एटम है, उसमें 10⁻23 एटम्स हैं, तो यहाँ पर बस ग्राम हो जाएगा। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। एक बार और हम लोग देखते हैं, अगर वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो फिर से उसको मेजर करेंगे तो एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 18 यूनिट, है ना। हाइड्रोजन 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, और 16 टू 18 यूनिट एक मॉलिक्यूल। पर अगर एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 मोल वाटर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उतना का क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, 18 रहेगा, पर यहाँ ग्राम हो जाएगा, है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, वो ग्राम में हम लोग उनको उसको मेजर करते हैं ना। तो ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद आता है परसेंटेज कंपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास क्या होता है, तो परसेंटेज कंपोजिशन होता है मास ऑफ एन एलिमेंट, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास वाटर है,
तो वाटर में कितने एलिमेंट है, वाटर में 2 एलिमेंट है, 3 नहीं है। तो H2 है वो हाइड्रोजन एलिमेंट है, बस एटम 2 है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसे स्टार्टिंग में कुछ कुछ बेसिक बातें हैं, ये सब अगर हमें क्लियर होगी ना तो आगे आप जाएंगे तो आपको मोटिवेशन बना रहेगा। वरना जब आप आगे जाते हैं जनरली ये सब इंटरेस्टिंग नहीं होता है, पर फिर भी आप आगे जाते हैं अचानक ये कुछ बेसिक बातें आ जाती है, एटम्स और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस या क्या थोड़ा अंतर है, ठीक है। और हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके होते हैं तो हम लोग को लगता है हम लोग को बेसिक नहीं आता है और आगे है, अब कैसे हम लोग कवर करेंगे, तो इतना ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है कि हम लोग को मन करता है अब छोड़ देते हैं केमिस्ट्री, कुछ और पे फोकस करते हैं अच्छे से शुरू से, ठीक है। तो ये डीमोटिवेशन के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा, आपको मेहनत करनी होगी थोड़ी, ठीक है। आप धीरे धीरे करिए, रिवीजन करिए, ठीक है, थोड़ा ही थोड़ा पढ़िए लेकिन रिवाइज करते हुए पढ़िए तो बिल्कुल सब सही हो जाएगा, है ना। और एनसीईआरटी हमारे पास कोर्स बुक है, उसमें बहुत अच्छे से बेसिक से आपको आगे बढ़ाया गया है। तो H2O इसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मास क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट का मास होगा और ऑक्सीजन का, तो मास परसेंटेज वही होता है कि एक कंपाउंड में एलिमेंट का कितना मास है उसका परसेंटेज कितना। तो इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। मान लेते हैं हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाय मास। तो मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, इसका मास कितना है 2। आप यूनिट लिखना चाहिए, यूनिट लिख लीजिए, ठीक है, यूनिट। फिर यहाँ पर आता है मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब जो मोलर मास है तो यहाँ भी आपका मोल होगा, ठीक है। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये क्या होता है H2 + O, यही तो हुआ H2 + O, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 टाइम्स HO। वैसे अगर हम लोग इसको देखें तो इसको H2O2 लिखा जाता है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है H2O2 करके लिखें H, पर जब भी आप लिखिए आप कोशिश करिए H2 और O2 करके ही लिखिए। अगर आप समझने के लिए लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग H2O2 करके ही लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो इसको हाफ, ऐसे हम लोग लिखते हैं जनरली, H2O2 के रूप में ही रहते हैं इसलिए, है ना। अब इसका 1 मोल है तो ये जो H2 है वो भी 1 मोल होगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो ये भी 1 मोल, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। एंड यहाँ पर भी 6.022 इंटू 10⁻23 ये एटम हो जाएगा क्योंकि हाफ है और ये 2 टाइम्स है तो ये 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 1 ही है, तो ये आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मोलर मास है, तो मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, तो हाइड्रोजन का मास अब 2 ग्राम होगा, क्यों, क्योंकि 1 मोल, ये 1 मोल, तो इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स भी 1 मोल, ठीक है। तो अब मोल में ग्राम आता है पर सेम रहता है मैग्नीट्यूड, हमने देखा था, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मोलर मास इसका कितना हो जाएगा 18 ग्राम इंटू 100, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा उतना परसेंट, वैसे ऑक्सीजन का। तो इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब हमारे पास क्लास 2 का लास्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली हम लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और थोड़ा बोरिंग सा लग सकता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ही ब्रीफ में, क्योंकि वो बहुत ही डेप्थ का टॉपिक है, तो उसमें जब ग्लूकोज के बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है, तो ग्लूकोज का जब फॉर्मूला पता लगाया गया तो वहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढा गया, पता किया गया कैसे, तो उसका एक मेथड हमारे पास क्या है, इंपेरिकल फार्मूला से कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि जब आप जैसे पानी लीजिएगा वहाँ कहीं भी H तो दिखेगा नहीं, कलरलेस लिक्विड होगा, ठीक है। अब जब एयर आप देखते हैं तो एयर में कहीं भी आपको N नहीं लिखा हुआ दिखेगा, H नहीं लिखा हुआ दिखेगा, पर वहाँ H2 भी होता है, N2 भी होता है, O2 भी होता है, ठीक है, और H2 वाटर वेपर भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, पता किया जाता है अलग अलग टेक्निक से कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या C है, O है, H है, तो इसके लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर कितना है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको स्टडी करना पड़ता है केमिस्ट्री में। तो बिल्कुल आप बेसिक से स्टडी करिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो वही हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसको हम लोग क्लास 2 में और देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास 2 को पूरा करेंगे। तो अभी हम लोग एक बार PDF में सारे नोट्स देख लेते हैं ब्रीफ में, और उसके बाद क्लास 2 में हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री लेवल में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास 2 से कंटिन्यू करते हैं। तो आप एक बार क्लास 1 रिवाइज़ करिएगा और हर क्लास आप रिवाइज़ करके आगे बढ़िएगा। हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 5 हमारे पास बेसिक लॉज हैं। तो यहाँ पर पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज़ नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ भी जनरल में कहते हैं, एनर्जी के टर्म से भी हम लोग इसको लेते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है।
तो यहाँ पर मास, यहाँ पर मैटर है, जनरली मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सिमिलर है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और फिर एनर्जी और मास, इनका इंटर रिलेशन होता है, ये हमें फिजिक्स में पढ़ना है क्लास 12 में, ठीक है। तो क्या है कि ये सब साइंसेस कनेक्टेड है। तो अभी आपको ऐसा नहीं आप अगर 12 का पढ़ने लगी है थोड़ा बहुत आप 12 भी पढ़िए धीरे धीरे, नहीं ऐसा नहीं, आपको बस ध्यान रखना है और एक समय में एक काम करना है, तो इससे मोटिवेशन रहेगा। आप अचानक अगर वो पढ़िएगा तो डीमोटिवेटेड हो जाएगा कि वहाँ भी इतना सारा पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। तो अभी बस ध्यान रखिए 12th में ये 11th में, अच्छा ठीक है, पर अभी मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको दिन में और भी समय देना है, आपका डेली रूटीन भी है। फिर साथ में आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, और फिर आप कंपटीशन की भी तैयारी आपको करते रहना है साथ साथ। फिर और भी सब्जेक्ट जो आपके पास सब्जेक्ट्स है 5 सब्जेक्ट्स में से और जो है उनको भी आपको समय देना है। तो आपको समय देना है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से, और आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट भी है, ऐसा तो नहीं आपके पास बहुत समय है, बहुत साल हैं आपके पास, नहीं, एक फिक्स समय भी है, बीच में एग्जाम्स भी है, बहुत सारी बातें हैं। तो आपको बहुत ही मैनेजमेंट करके आपको आगे बढ़ना है, आपको एक अच्छा टाइम मैनेजर बनना है अपने समय का, ठीक है। तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में भी आपको फिजिक्स में ही पढ़ना है, ये सब कुछ चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, ठीक है। रिवीजन पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप रिवीजन करिएगा तो होता जाएगा। A given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight या mass। तो कोई भी सोर्स हो, उस एलिमेंट का जो प्रपोर्शन होगा उस गिवन कंपाउंड में सेम होगा, चाहे हाइड्रोजन आप लेबोरेटरी में बनाए या फिर हाइड्रोजन आप नेचुरल सोर्स से वहाँ पर देखें कितना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो सॉरी, हाइड्रोजन मतलब वाटर चाहे आप लेबोरेटरी में बनाए, चाहे आप वाटर नेचुरल रिसोर्स से कलेक्ट करके लाए, कोई और रिसोर्सेज से, वहाँ पर हाइड्रोजन और एलिमेंट का रेशियो सेम होगा। इसे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी कहते हैं। ये कंपोजिशन होता क्या है किसी कंपाउंड में, उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, किस एलिमेंट से वो बना हुआ है। अगला हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट that combined with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके वाटर भी बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना रहा है, हमने एक बार मतलब बोर्ड में इसको देखा था। तो द मासेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास फिक्स है 2 ग्राम 2 ग्राम, तो ऑक्सीजन का मास क्या है 16 ग्राम और 32 ग्राम। तो द मासेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 60 ग्राम एंड 32 ग्राम विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम bear a simple ratio that is 16:32, that is 1:2। अगला देखते हैं ये लुज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें वाटर देता है। अब देखिए यहाँ पर 100 ml 50 ml, लेकिन ये 150 नहीं 100 ही है, ठीक है। वाटर क्या होता है, लिक्विड है, तो वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करता है। और ऐसा कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम यानी कि आप डायरेक्ट ये लॉ लगा दीजिए कि 100 और 50 150, ऐसा नहीं है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए साइंस में क्या होता है, कुछ चीज़ें जो अभी हम लोग को पढ़नी है बेसिक 11-12 बेसिक है, इसके आगे बहुत डेप्थ में आगे स्टडी है साइंस की, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो लॉजिकल ना हो, इनका लॉजिक के लिए हमें और भी कुछ पढ़ना हो तब जाके हमें ये बात लॉजिकल लगे। फर्स्ट इंस्टेंस में हो सकता है ना लगे, तो हर बार वो गलत नहीं होगी, ठीक है। हाँ कभी कभी गलत हो सकता है, कई बार बोला जाता है लॉजिकली भी हमें देखना चाहिए हमारा आंसर सही है कि नहीं, वो भी एक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज़ हमें लॉजिकली समझ में आ जाएगी। तो हमें पेशेंस रखना है, देखना है और फिर उसको सीखना है कि कहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे इसके लॉजिकल हो सकता है, हमें कुछ और बातें पहले देखनी होंगी, फिर कंपेयर करना और फिर समझ में आए कि ऐसा क्यों है ना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं दस द वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या था कि अगर गैसेज है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, तो अगर ये कंबाइन करेंगे तो इनका जो रेशियो होगा, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो उनका रेशियो कॉन्स्ट मतलब रेशियो सिंपल होल नंबर के टर्म्स में होगा। तो यहाँ 100 ml is to 50 ml, दैट इज 2:1। दस द वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which combine, that is 100 ml and 50 ml, bear a simple ratio, that is 2:1। It is basically law of definite proportions by volume। तो वॉल्यूम की बात हो रही है तो law of definite proportion by volume भी इसको हम कह सकते हैं। अगला है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। तो हमारे पास जो डिफरेंट गैसेज हैं, ठीक है, या कोई भी गैस हो, अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर में हो तो उनके इक्वल वॉल्यूम में उनका इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन,
प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ समझाया गया हमें डायरेक्ट रिएक्शन है। आपको हर चीज़ समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा समझ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समय के संग आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आपको बस डीमोटिवेट नहीं होना और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। बैलेंस्ड इक्वेशन है, मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पर लिख दिए, आगे बढ़ते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या था? मैटर कंसिस्ट ऑफ indivisible atoms. All atoms of a given element have identical properties including identical mass. Atoms of different elements differ in mass. Okay. Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. उसके बाद केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये जो हमारा एटम्स होते हैं, ठीक है, वो ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे मैटर भी यही होता है। ठीक है, मैटर्स यही होते हैं। ठीक है, मैटर क्या होते हैं? दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। तो एटम के टर्म से हम लोग इसको बात कर सकते हैं। तो ये भी हमने देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इट कुड एक्सप्लेन, तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था वो एक्सप्लेन कर सकता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जैसे लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। जो लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स हमने देखा था उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और रीज़न फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स, तो एटम जो कंबाइन करते हैं उनका रीज़न क्या है उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस हम देखते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एटम बहुत ही स्मॉल होता है। तो जब हम लोग उसको ग्राम में लिखते हैं तो 10⁻⁻23 24 ऐसे करके टर्म्स आ जाता है। ठीक है, तो उसको डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक कन्वीनियंट यूनिट हमने लिया। ठीक है, तो पहले क्या हाइड्रोजन के रूप में इसको, हाइड्रोजन के टर्म्स में इसको मतलब हाइड्रोजन के टर्म्स में इसको लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट सिस्टम में C12 एक कार्बन का आइसोटोप है। ठीक है, उसके टर्म्स में इसको लिखा जाता है। C12 को हमने मान लिया 12 एटॉमिक मास। हमने ये मान लिया, जैसे हाइड्रोजन को मान लेते हैं 1 ग्राम मान लिया गया, कुछ मान लिया गया होगा और उस टर्म्स में रिप्रेजेंट पहले किया जाता था। प्रेजेंट सिस्टम में C12 को, ठीक है, जिसको मास दिया गया 12 एटॉमिक मास यूनिट 12 AMU, ठीक है, उसको माना गया स्टैंडर्ड। एंड मासेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड। तो ये सब बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको नहीं भी लिख सकते, ये मेरे नोट से मैंने लिख लिया, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, पर आपके नोट से आपको खुद बनाना है, आपके लिए आपको बनाना है अपने आप। ठीक है, और फिर उसको खुद रिवाइज करना है। ठीक है, आपको समझ में, आप डिफरेंट एरोज दे सकते हैं, डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी करिए, आपको समझ में आना चाहिए, ये आपके नोट्स हैं। और फिर अगर आप मैंने समझाया तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आपको उनको पढ़ना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपने साथ हमेशा उनको रखना चाहिए। कोई भी डाउट हो आप उनको रेफर कर सकते हैं, अलग अलग तरह से टेबल्स बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं और ग्राफ्स बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो C12 का मास कितना था? 12 AMU। तो अब क्वेश्चन उठता है 1 AMU कितने, तो 12 को इधर ले आइए, तो 1/12। ठीक है, अब 1 AMU हमारे पास कितना होता है? तो 1.66 इंटू 10 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है 1.6736 10⁻⁻24। तो इतना हम लोग को ध्यान रखना है, 10⁻⁻24 इतना कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को AMU में देखें, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 AMU का जो मास हमें मिला उससे डिवाइड कर देंगे, तो 1.0080 AMU या 1 AMU जनरल हम लोग ले सकते हैं। फिर 10⁻⁻24 इनका कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U, जिसको हम लोग यूनिफाइड मास भी कहते हैं। अब आता है एवरेज एटॉमिक मास। मोस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन 1 आइसोटोप। When we use atomic mass of elements in calculation, we actually use the average atomic mass of elements. आइसोटोप हमने क्लास 9th में बेसिक पढ़ा था कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास क्या हो अलग हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो पर न्यूट्रॉन्स अलग हो। आइसोटोप होते हैं तो एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप होते हैं, तो सबके मास का क्या किया जाता है? एवरेज सा लिया जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में, in the periodic table of elements, the atomic masses mentioned for different elements actually represent their average atomic mass. तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स के मास होते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास इनटू रिलेटिव अबेंडेंस प्लस एटॉमिक मास इनटू रिलेटिव अबेंडेंस। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास गिवन का उसका कितना परसेंट अकरेंस है,
कितना परसेंट वो पाया जाता है, 50%, 80%, 90%, 98% नेचर में, उसको मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं। तो ये सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल्स मैथ्स में बहुत यूज़ होते हैं, इसमें बस इतना हमें जोड़ना है। यहाँ पर 1 1 लिखेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर 2 2 लिखेंगे, जोड़ देंगे। आप आगे मैथ्स में इसको ज़रूर पढ़िएगा, आप कॉम्पिटिशन में तो इसको बिल्कुल ही पढ़िएगा, और आगे भी आप इसको जनरल भी आप पढ़ सकते हैं। अगला है मॉलिक्यूलर मास, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, H2O, H के मास प्लस O के मास। ओके, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग ब्रीफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला मास क्या होता है? कुछ सब्सटेंस जैसे सोडियम क्लोराइड, उनके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। तो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे क्रिस्टल में लगे रहते हैं। जैसे अब तो रेशनलाइज में हटा दिया गया, पर क्लास 12 में एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट, पहले ही चैप्टर था, उसमें ये सब आपको पढ़ना था, स्ट्रक्चर्स। तो ये सोडियम और ऐसे करके मिले रहते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, सोडियम का अलग कैटायन, फिर एनायन, कैटायन, ऐसे करके, ठीक है। तो सम सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उनमें आयंस होते हैं अलग अलग। इन सच कंपाउंड्स पॉजिटिव, यहाँ पर जैसे सोडियम आयन है, एंड निगेटिव, यहाँ क्लोराइड आयन है, एंटिटीज आर अरेंज इन अ 3D स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस उसको बोलते हैं। In NaCl, 1 Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus and vice versa, 1 Cl minus with 6 Na plus. The formula such as NaCl is used to calculate the formula mass. तो इस फॉर्मूला से हम लोग फॉर्मूला मास ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ मॉलिकुलर मास। तो एक तरह से फॉर्मूला का यूज ही कर रहे हैं मॉलिकुलर मास में भी, फॉर्मूला मास में भी, बस दोनों का बस अरेंजमेंट अलग है। तो हम लोग बहुत बेसिक में मान सकते हैं, इसलिए थोड़ा नाम अलग है, वरना सेम काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को और डेप्थ में नहीं जाना है इसमें, ठीक है। Instead of molecular mass, as the solid state NaCl does not exist as a single entity, सिंगल एंटिटी, अलग अलग कॉम्बिनेशन, मतलब उनका जुड़ा हुआ होता है डिस्क्रीट यूनिट्स का। मास ऑफ Na 23U, ठीक है, और 35.5 ले सकते हैं, 35.43 भी हम लोग अभी देखेंगे इंपेरिकल फार्मूला में, पर आप देख सकते हैं, टीचर्स फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं आपको कितना प्रिसाइज एक्यूरेट होना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। अब अगला आता है मोल, तो ये हो गया, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो आप NaCl का मॉलिकुलर मास या फार्मूला मास हम लोग बोल सकते हैं, आ जाएगा, ठीक है। अगला है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो हमें, और साथ में उनका जो नंबर होता है, छोटे से छोटा हल्का सा भी अगर हम लोग उनका अमाउंट लेंगे तो उसमें बहुत लार्ज नंबर्स उनके होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें इतने लार्ज नंबर्स को क्या, जैसे एटॉमिक मास स्मॉल, तो इनके यूनिट के लिए हमें AMU बनाया, वरना 10⁻⁻24 ग्राम में डील करना पड़ता। तो वैसे नंबर के लिए क्या करें, क्योंकि 10⁻20, 23 ऐसे करके 25 ऐसे करके हमारे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो इनको भी एक कन्वीनियंट यूनिट देना है, ठीक है। तो टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स अ यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। जैसे हमने AMU लाया ग्राम के लिए, अब U लाया, AMU को अब U बोलते हैं, ठीक है, मास के लिए। तो टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स अ यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, तो मोल, ठीक है, 7 SI यूनिट हमने देखा था क्लास 1 में। तो मोल को MOL सिर्फ लिखते हैं, मोल उसका पूरा नाम है, सिंबल MOL है, ठीक है। अगर आप पूरा मोल लिखेंगे तो S लगाना पड़ेगा, मोल्स अगर एक से ज़्यादा हो, पर अगर से MOL लिखिएगा तो आप कोई भी नंबर रखिए, MOL से काम हो जाएगा। तो मोल, वन ऑफ द 7 SI यूनिट्स, इज यूज टू काउंट एंटिटीज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एट्सेट्रा। तो 1 मोल जिसका सिंबल मोल होता है, इसमें 6.022 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज़ होते हैं, मतलब एटम्स हो सकता है इतना, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, कोई और पार्टिकल। Na, इसको हम लोग Na बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, जो एवोगैड्रो लॉ था उस साइंटिस्ट के नाम पे ही ये नाम है, एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर। तो ये होता है इतने पार्टिकल्स पर मोल। आगे बढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, SI यूनिट के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको N से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ अ सिस्टम इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मतलब एटम है, उसके अंदर मॉलिक्यूल है, आयन है, इलेक्ट्रॉन है, या कोई और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, या कोई और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, कोई और पार्टिकल है। द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज, हमेशा फिक्स रहेगा, इतना ही रहेगा एंटिटी, ठीक है। तो द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज, नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस मे बी, नो मैटर वो सब्सटेंस क्या है, ठीक है। अब चाहे मॉलिक्यूल्स है फिर भी वही नंबर रहेगा, एटम है फिर भी वही नंबर रहेगा, और आयन से फिर भी वही नंबर। अब मास ऑफ कार्बन 12 एटम क्या होता है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखिए क्या होता है स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब क्या, ये सब हमें डेप्थ में पढ़ना है, पर BSc में, ठीक है, जब हम लोग 12 के बाद ग्रेजुएशन डिग्री जाएंगे तो वहाँ पर
तो जब आप आगे अगर कंटिन्यू करते हैं इसको, फिजिक्स में भी ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पूरा यूनिट तो है, ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है डिटेल में, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि इनका एक अलग साइंस होता है, कैसे इनके मास को हम लोग एक्यूरेटली स्टडी करते हैं। पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे, उनको रिलेटिव या फिर किसी तरह उनका मास को पता करते थे, पर इससे हम लोग एक्यूरेट पता कर सकते हैं, स्पेसिफिक, एक्यूरेट और प्रिसीशन के साथ, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम इतना पाया गया, ओके। अब नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन, अब हमने 1 मोल ऑफ कार्बन माना 12 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन क्या होता है, 12 ग्राम उसका मास होता है, उसका यूनिट ग्राम हो जाता है, पर उसका जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड, वो सेम रहता है, 12। तो द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास मोलर मास 12 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 1.9926, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इसको जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, तो ये हमारे पास नंबर आ गया, मतलब उस कार्बन 12 में उसके 1 मोल में इतने एटम्स हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रो, अब इसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा तो नंबर वही रहेगा, ठीक है, बस ये एंटिटीज चेंज कर जाएंगी। 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड रहेगा तो 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगाड्रो कांस्टेंट, फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इनका फार्मूला यूनिट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, ये आयनिक कंपाउंड है। अब द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास, ठीक है, तो बस ग्राम में वैल्यू सेम रहेगी, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास इन यूनिट, न्यूमेरिकली सेम रहता है, बस यूनिट हमारा अलग हो जाता है। तो इनका यूनिट तो यू रहेगा, पर इसमें यूनिट ग्राम हो जाएगा मोलर मास में, ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन। सपोज एन अननोन और न्यू, एंड नहीं एन हो जाएगा, सपोज एन अननोन और न्यू कंपाउंड इज गिवन टू यू, द क्वेश्चन, जैसे हमने देखा कोई भी हमें कंपाउंड, जैसे एक वाइट पाउडर या फिर एक ब्लैक पाउडर या एक ब्लैक लिक्विड हमारे पास है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग कुछ एलिमेंट्स तो होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ है वो 118 एलिमेंट जो हमें पता है उनमें से किसी से बनी है, और वो हमें ब्रीफ स्टडी करना है, 10 to 15 एलिमेंट से कोई उसमें होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पूछ सकते हैं एनसीईआरटी में है कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास वाइट पाउडर या ब्लैक पाउडर है, तो यहाँ पर कहीं एच या सी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे उसमें कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि आपका क्लोरीन है, सोडियम है, वो क्या है, ठीक है। तो व्हाट आर इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और किस रेशियो में वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो जैसे थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल में वो सिर्फ कलरलेस लिक्विड है वाटर, तो थ्योरेटिकल साइंस होता है, प्रैक्टिकल होता है, इनका कॉम्बिनेशन से साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना। तो ये हमारे पास हो गया, आगे बढ़ते हैं। फॉर नोन कंपाउंड्स ऑल्सो सच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स अ चेक whether the given sample contains the same percentage of elements as present in pure sample, ठीक है। अब जैसे हमें H2O पता है, लेकिन H2O नॉन कंपाउंड है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए उसमें कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई और लिक्विड मिला, क्योंकि जब आप 12th में जाइएगा तब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन भी पढ़ना होगा, 11th में भी पढ़ना है, तो ज़्यादातर हर चीज़ क्या होती है, कलरलेस लिक्विड होती है। जैसे आप डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़िएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सब कलरलेस लिक्विड होते हैं, तो ऐसे नहीं सब वाटर है, तो फिर तो हमें वाटर पता होना चाहिए। अगर वाटर कलरलेस लिक्विड तो है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है, तो अगर किसी कलरलेस लिक्विड में हाइड्रोजन भी उतना, ऑक्सीजन भी इतना, तो वो वाटर होगा। लेकिन अगर नहीं है तो कलरलेस है पर कुछ और है, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी हर कलरलेस लिक्विड वाटर हो, ठीक है। तो नॉन कंपाउंड्स के लिए भी हमें सच इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितना % हमारे पास क्या है, ताकि हम लोग एक चेक रख सके, ठीक है, कि कोई और अगर हमारे पास गिवन सैंपल है तो क्या वो उतना ही परसेंटेज, सेम परसेंटेज है उसमें, तो अगर सेम परसेंटेज है तो वो वाटर है या कुछ और है, ठीक है, प्योर सैंपल में, है ना। तो वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ अ गिवन सैंपल बाय एनालाइजिंग दिस डेटा। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो फॉर्मूला पे ध्यान रखना है, H2O2 एलिमेंट की बात हो रही है, लिखते समय तो हम लोग H2O2 लिखते हैं जनरली, ठीक है, हमेशा आप देखिएगा H2O2 लिखा जाता है, पर समझने में थोड़ा हमें इन पर ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, परसेंटेज एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट भी इसको कह सकते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है।
इसके बाद प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं केमिकल फार्मूला और नेम्स का। जैसे मैंने कहा आपके नोट से आपको समझना है, अपने लिए समझना है और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से मेहनत करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, है ना। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब धीरे धीरे क्या है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, इसमें स्टेप वाइज है, ये थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। पर ये सब कुछ बातें हमें पढ़ लेते हैं आगे, वरना फिर डीमोटिवेशन सा हो जाता है अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें डायरेक्ट यूज़ होती है तो, ठीक है। तो फिर जब आगे बढ़ जाते हैं पीछे जाने का फिर मन नहीं करता, एक तरह से डीमोटिवेशन ऐसा होता है, अब आप छोड़ देते हैं, अब केमिस्ट्री में कुछ और शुरू करते हैं, ये सब अब बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ही पेशेंस और पॉजिटिवनेस के साथ हमें आगे बढ़ना है ना। तो एक बार हम लोग बोर्ड में बेसिक वेरी ब्रीफ में हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। मेंस के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से पहले कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें पता है, जैसे ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6। एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो हम लोग ग्लूकोज का फार्मूला ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मतलब एग्जैक्टली रिप्रेजेंट किया गया कौन सा एटम, मतलब कितने एटम से एक एलिमेंट के, 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जैसे 6:12:6। तो पहले 2 टाइम्स हम लोग कर सकते हैं, तो 2 3s are 3, 2 6 are 12 एंड 2 3s are 3। फिर हम लोग 3 से कर सकते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, या डायरेक्ट 6 से भी कर सकते थे, 1:2:1। तो ये जो हमारे पास है C को अगर हम लोग लिखें C1H2 और O1 या CH2O, ये जो हमारे पास ये है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि इसमें एटम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है और ये एग्जैक्ट नहीं बता रहे। तो ये होते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, और जो एग्जैक्टली बताता है किस एलिमेंट के कितने एटम उस फार्मूला में, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करनी है, हम कैसे डिटरमाइन करते हैं तो एक बार हम लोग देखते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट से या कैलकुलेशन से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता रहनी चाहिए, आपको गिवन में दी रहेंगी। सबसे पहले है जिसका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, जिस कंपाउंड का, उसमें पहले वो पता करते हैं कौन से एलिमेंट का मास परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो कार्बन कैसे पता करते हैं किसी कंपाउंड में, हाइड्रोजन कैसे पता करते हैं, फिर नाइट्रोजन कैसे पता करते हैं, क्लोरीन कैसे पता करते हैं। सब क्वालिटेटिव एनालिसिस है, आपका एक अलग टॉपिक होगा प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में भी आपको स्टडी करना है कॉम्पिटिशन के लिए। वैसे आपको क्लास जब आप 8th चैप्टर में जाएगा वहाँ भी आपको कुछ बातें पढ़नी क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव में। पर क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, वो सिर्फ पता करते हैं कौन से कंपाउंड में क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वाइट पाउडर है हाथ में, अब इसमें कौन सा एलिमेंट है नहीं है, तो वो पता करने के लिए होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। कितना है वो बाद में पता करेंगे, पहले क्या क्या एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सा एलिमेंट का कितना मास परसेंटेज। तो पहले पता क्या होगा कौन सा एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, फिर उसका मास परसेंटेज जो अभी हमने देखा था, मास परसेंटेज कैसे हम लोग निकालते हैं, तो मास परसेंटेज कितना है, ठीक है। उसके बाद हमें मोलर मास भी पता होना चाहिए, उसका 1 मोल का मास कितना है। जब ये चीज़ें हमें पता है तब हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो में एक फार्मूला निकालते हैं, फिर वो क्या होगा फैक्टर जिससे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। जैसे CH2O ग्लूकोज का, उसको अगर हम लोग फैक्टर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, C6H12O6 हमारे पास वो फार्मूला निकल गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप NCERT देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने NCERT के अनुसार ही स्टेप वाइज लिखा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम, ठीक है। तो मास परसेंटेज को ग्राम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब परसेंटेज मतलब होता है पर 100। तो मान लेते हैं टोटल नंबर, मतलब टोटल अमाउंट कितना है, 100 ग्राम है उस कंपाउंड का, उसमें से 4.07% हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा ग्राम, है ना। 4.07 बाई 100 इंटू 100 ही ग्राम है, तो 100 कैंसिल होगा, तो 4.07 ग्राम। उसी तरह मास ऑफ कार्बन हमारे पास कितना हो जाएगा, 24.27 ग्राम। और उसके बाद हमारे पास
मास ऑफ क्लोरीन में Cl2, क्योंकि जनरली क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 4 आपको ध्यान रखने हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लोरीन का 71.65 ग्राम। ओके, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो गिवन से हमने ये लिखा, स्टार्टिंग मटेरियल को 100 ग्राम मान लिया, परसेंटेज था। कन्वर्जन इनटू द नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, आपने यहाँ H2 लिखा है, तो जब नंबर ऑफ मोल्स लिखिएगा H2 का, तो आप 2 ग्राम से मत मल्टीप्लाई करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट का मास है, ये सब एलिमेंट है ना, तो इस बार इसलिए मैं बोल रहा था कई बार आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के अनुसार लिखना है। जब भी हम लोग लिखते हैं तो हाइड्रोजन को कभी अकेला नहीं लिखते, अकेला नहीं लिखा जाता है। रिडक्शन जब लिखते हैं तो भी यहाँ पर एक ब्रैकेट हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन लिखते समय H2, पर यहाँ पर क्या एलिमेंट्स की बात हो रही है, उसमें क्या एलिमेंट है, और हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं है। H2 लिखेंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है ये प्योर सब्सटेंस, लेकिन उसमें एलिमेंट भी होता है, मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, एलिमेंट चाहिए, क्योंकि एलिमेंट का मास परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करिएगा मोलर मास से, तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन H से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना होगा उसके मोलर मास से। तो कैसे लिखने, वो आपने अपने टीचर से, आप कैसे बोर्ड में लिखते हैं ना स्कूल में, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर मैं H2 के साथ ही करता हूँ, पर मैं मोलर मास 1 ही रखूँगा, ठीक है। तो 4.07 गिवन मास स्मॉल m बाय कैपिटल M, 9 में हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे 1 होता है, पर जैसे बुक में 1.008 लिखा गया है, तो आप फिर से डिस्कस करते हैं अपने टीचर से, आप कर सकते हैं कि हम लोग को कितना स्पेसिफिक रहना है, सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ तक रखनी है, कितना हमें डेसिमल तक रखना है, ठीक है। वरना जनरली 1 से, अगर आप कॉम्पिटिशन में जाइएगा तो आप डायरेक्ट 1 से ही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप अप्रॉक्सीमेट आंसर वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो 4.07 बाय 1.008, तो ये आपका आंसर आएगा 4.04, मैंने आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा कार्बन आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 24.27 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 12 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ग्राम नहीं होगा, देखिए यहाँ गलती हो गई, ग्राम नहीं, ग्राम बाय ग्राम, मोल आपका यूनिटलेस होता है, तो ग्राम नहीं होगा, कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर आप देखिएगा, अब यहाँ पर 12.01 लिया गया है, एनसीईआरटी में आप डिस्कस कर सकते हैं आपको कितना एक्यूरेट रखना है। तो ये आपका हो गया 2.021, ओके। उसके बाद उसी तरह हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, पर यहाँ पर एलिमेंट है, ठीक है। गिवन मास कितना है 71.65 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है 35.5। अब इसका एवरेज, इसके आइसोटोप्स भी होते हैं, तो क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 के आसपास, पर यहाँ दिया है 35.453, तो डायरेक्ट 35.453, तो ये आपका हो जाएगा 2.021, ओके। अब अगला स्टेप, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब देखिए मोल वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट्स लिखूँ, नंबर ऑफ मोल्स, अब मैं H ले रहा हूँ एलिमेंट, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो ये कितना आया, हाइड्रोजन 4.04 इस टू कार्बन 2.021 इस टू 2.021, ओके, ये आपका आ गया। अब इसको हम लोग 2.021 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये क्या आएगा 4.042, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट इसको 2 कर सकते हैं, तो ये 1 टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया, ठीक है। तो वही हमारा थर्ड स्टेप है, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करें तो 2:1:1 आ गया, ठीक है। एक और आप ध्यान रखिएगा कि इन केस द रेशियोज आर नॉट होल नंबर्स, अगर होल नंबर नहीं आता है तो देन दे मे बी कन्वर्टेड इनटू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग बाय सुटेबल कोफिशिएंट, जैसे रेशियो का रूल होता है, अगर होल नंबर नहीं आया तो आप सुटेबल एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको होल नंबर आ जाए, है ना। तो इसको किसी तरह हम लोग को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, या हमारे पास डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन, ये हो गया 2:1:1। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, H के नीचे 2 एटम्स, कार्बन C1 और Cl1, तो यहाँ पर HCCl 2:1:1, तो इसको हमने H2C1Cl। अब जनरली हम लोग C को पहले लिखते हैं, तो इसको हम लोग CH2Cl लिख सकते हैं,
ये गलत नहीं है, पर फिर भी जनरली सी को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। तो CH2Cl ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला तो हमने पूरा कर लिया, यहाँ पर हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, ये रहा, ये पूरा हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें बस वो एक फैक्टर चाहिए जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने ग्लूकोज के केस में देखा था। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो उसके भी कुछ स्टेप्स है, 3 स्टेप्स अब हम लोग देखते हैं। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मास देखते हैं 12, या जैसे 12.01 लिया गया, इसको 2 टाइम्स हाइड्रोजन का 1.008 लिया गया है और क्लोरीन का 30.5.43 लिया। आप डिस्कस कर सकते हैं आपको कितना एक्यूरेट यहाँ पर होना है, कितना प्रिसाइज होना है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आप देखिए जोड़िएगा तो आपका एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा 49.48 ग्राम, ठीक है। अब हमें वो फैक्टर निकालना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है किस लिए हम लोग ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो फैक्टर निकालना है जिससे हम लोग इसको इनटू करके डायरेक्ट अपना मास मतलब फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाए। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिवाइड द मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास 98.96 था, इसको डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास से, तो आप देखिए कितना आ जाएगा, ये ग्राम है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो ये 2 टाइम्स आपका अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भी देखिएगा 2 टाइम्स ही आएगा, इंटू 2 करिएगा तो डायरेक्ट 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो n वैल्यू 2। अब बस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या था CH2Cl, ये क्या था एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसको बस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। n कैसे निकालेंगे, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 टाइम्स C2H4Cl2। तो ये देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। तो मल्टीप्लाई द एम्पेरिकल फार्मूला बाय n ऑब्टेन्ड अबव टू गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। n की वैल्यू 2 है तो C2H4Cl2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, Cl4 लिख दिया मैंने, Cl2 आपका हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये सब क्वेश्चन में आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। देखिए पेशेंस और परसिवरेंस स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस मतलब क्या, थोड़ा आपको धैर्य रखना है, समय देना है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अचानक मन करता है अचानक सब हो जाए, लेकिन हमें पेशेंस रखना है, तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा परसिवरेंस का जनरल मीनिंग होता है कि कभी हार नहीं मानना, ठीक है। अगर हमें असफलता भी मिल रही है, ठीक है, नहीं क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत हार्ड लग रहा है, फिर भी हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं, ठीक है। थोड़ा रेस्ट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर आप शुरू करिए, तो जहाँ तक आप रुके थे उसको रिवाइज करके वहीं से आगे आप शुरू करिए। तो कभी हार नहीं मानना, कोशिश करना, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, ये परसिवरेंस होता है इसका जनरल मीनिंग। तो पेशेंस और परसिवरेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको मेहनत करनी है, रिवाइज करना है। जब आप रिवाइज करके आगे बढ़ेगा तो आपको मोटिवेशन बना रहेगा। हर बार नया पढ़ना, पीछे का भूल जाना, उससे कहते हैं डीमोटिवेशन जल्दी हो जाता है, इतना सारा पढ़ना है कैसे होगा। बहुत सारे हमारे मन में विचार आते हैं, हम सबका एक्सपीरियंस है ना। तो हमें ध्यान रखना है, पीछे का रिवाइज करके आगे बढ़ना है, ताकि एक मोटिवेशन हमें मिलता रहे, ठीक है। दूसरा हमें रिवीजन करना है, वही पीछे का ध्यान रख के आगे बढ़ना है। उसके बाद रीडिंग पे ध्यान देना है, कम से कम एनसीईआरटी आप रीडिंग करिए, सब समय आए तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर रीडिंग की आदत डालिए, समय के साथ इसका जरूर आपको बेनिफिट पता चल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सबके लिए। बोर्ड में तो फिर भी थ्योरी पूछी जाती है, पर कॉम्पिटिशन में लगभग सब क्वेश्चन ही रहते हैं। उससे थ्योरी से भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल, फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिकल जैसी होती है, उसमें मैथ्स का बहुत यूज़ होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग इतने रखते हैं। क्लास नंबर 2 में हमने अपना पहला चैप्टर का कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अब अगली क्लास से सिर्फ अब क्वेश्चन, तो जो अब इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का, उसकी तरफ अब हम लोग जाएंगे क्लास नंबर 3 से। तो अब एक बार हम लोग PDF में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 11 मतलब क्लास केमिस्ट्री 11 का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे पास अगला टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन वेरियस एलिमेंट्स या एटम्स, क्योंकि एटम्स एलिमेंट से बने होते हैं, सॉरी एलिमेंट एटम से बने होते हैं ना, ये सब कुछ भी बातें में ध्यान रखनी है। तो वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जैसे ग्लूकोज का हमने देखा। अब तो क्या क्या गिवन होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट हमें पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए। फिर हम लोग फाइंड कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एम्पेरिकल मास
और मॉलिक्यूलर फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग यहीं से पता कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यूनिट तो वही होती है, मतलब यूनिट मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो वही होता है, बस यूनिट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला पता कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड दिया है, या तो दिया है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पर जनरली दिया रहता है, उससे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। और फिर मोलर मास, ठीक है, मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला, इन दोनों का यूज़ करके हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। हम लोग देखते हैं, एक बार हमने बोर्ड में हमने देख लिया, एक बार थोड़ा लैंग्वेज में देख लेते हैं। बाकी कैसे आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखनी है वो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 ग्राम. What are its empirical and molecular formulas? NCERT solve example. तो प्लेलिस्ट में क्या करूँगा, मैं अब वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कोई ऐसी थ्योरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। और उसमें NCERT एग्जाम्पलर, जेईई मीन्स, कॉम्पिटिशन के एग्जाम के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, वो मैं उसमें लिखूंगा, मतलब उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लेलिस्ट में रहेगा, आप उसको वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। तो गिवन, हमारे पास ये गिवन है मोलर मास, हमें फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज है, तो मान लेते हैं 100% कंपाउंड है, मतलब 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है, ग्राम में मास लेंगे तो 100 ग्राम। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4.07 ग्राम, मास ऑफ कार्बन 24.27 ग्राम, और मास ऑफ क्लोरीन 71.65 ग्राम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये गिवन से हमने ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते, कन्वर्जन इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर एलिमेंटल हाइड्रोजन है, एलिमेंट तो मैंने H लिया, आप H2 भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए एलिमेंट आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो गिवन मास बाय मोलर मास, क्योंकि अगर ये H2 है तो फिर मोलर मास H2 होना चाहिए, पर H2 नहीं लेंगे क्योंकि एलिमेंट का बात हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में वहाँ एलिमेंट होता है, ठीक है। तो MH बाय कैपिटल MH तो 4.04, फिर NC 2.021, 2.021, है ना, कितना आपको स्पेसिफिक होना आप वो डिस्कस कर लीजिएगा। फिर डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसी से डिवाइड कर देते हैं, तो 2:1:1 आ जाएगा, तो 2:1:1। अब नोट करके, इन द रेशियोज, इन केस अगर रेशियो आर नॉट होल नंबर्स देन दे मे बी कन्वर्टेड इनटू होल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग बाय द सुटेबल कोएफिशिएंट्स। तो सुटेबल कोएफिशिएंट के साथ वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप उसको, ठीक है, ताकि सिंपल होल नंबर रेशियो हमारे पास आ जाए। अगला 4, राइट द एम्पिरिकल फार्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो सिंबल लिख दिया H2CCl, पर जनरली हम लोग C को पहले लिख लेते हैं, CH2Cl, है ना, तो CH2 हमारे पास Cl आ गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द अबव कंपाउंड, जो कंपाउंड उसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब इसको बस हम लोग N से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5, राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है, तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मास हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हो गया हमारे पास 49.48 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो जब हम लोग मोलर मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब मोलर मास को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मोलर मास को हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, है ना। तो मुझे ध्यान नहीं है, शायद बोर्ड में मैंने ऐसे ही डिवाइड किया था क्या, फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर मैंने बोर्ड में पहले इसको लिखा होगा तो ये गलत था, मोलर मास पहले होगा, ठीक है, तभी आंसर 2 आएगा। एक बार बोर्ड में आप चेक कर लीजिएगा उसको, ठीक है, जो हमने अभी देखा। तो मोलर मास हमारा 98.96 ग्राम है और एम्पिरिकल फार्मूला मास 49.48 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं 2 टाइम से कैंसिल होगा, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, तो N की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगला है मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाय N ऑब्टेन्ड अबव टू गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो N की वैल्यू 2 आ गई, तो CH2Cl 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ सॉरी गलत हो गया, C2H4Cl2 आ जाएगा। ये पूरा हुआ। तो हमें पेशेंस रखना है, परसिवरेंस करना है, परसिवरेंस रखना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, बीच में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। साइंस भी ऐसे प्रोसीड किया है, ठीक है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, मोटिवेटेड रहना है जितना हो सके, रिवाइज करना है, रीडिंग करना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो इसी के साथ केमिस्ट्री लर्नर्स हमारी क्लास नंबर 2 पूरी हुई और अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।